दोस्तों, ब्रिटिशर के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि अगर किसी दरिया में दो मछलियां झगड़ रही हों तो मुमकिन है कि करीब से कोई ब्रिटिशर गुजरा होगा। ये बात किसने कही इसका इल्म तो नहीं, लेकिन अगर कश्मीर के तनाज़े से मुतल्लिक ये बात कही जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ब्रिटिश अगर चाहता तो शायद कभी कश्मीर का तनाज़ा होता ही ना ही दो इतने ताकतवर मुल्कों की फौजें जो कि अब न्यूक्लियर पावर बन चुकी हैं कभी एक दूसरे से टकराती, और ना ही पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कभी भी इतने कशीदा होते जितना कि आज हैं। तो आइए एक दफ़ा फिर तारीख के वर्क पलटते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि असल में कश्मीर का तनाज़ा है क्या, वो क्या वजूहात थीं जो इस तनाज़े का सबब बनी, और इस शख्स की इस सारे तनाज़े में क्या इन्वॉल्वमेंट है। आइए जानते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले जम्मू एंड कश्मीर पर डोगरा डायनेस्टी की हुकूमत थी, मगर बाकी प्रिंसली स्टेट्स की तरह जम्मू एंड कश्मीर भी इनडायरेक्टली ब्रिटिश राज के ही अंडर आता था। डोगरा रूलर सिर्फ स्टेट के अंदरूनी मामलात देखा करते थे। डोगरा डायनेस्टी के सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह थे। 1846 में जब गुलाब सिंह सिर्फ जम्मू के महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने सिर्फ 75 लाख रुपीस में अंग्रेज़ों से वादी कश्मीर भी खरीद ली, जिसके बाद वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के महाराजा बन गए। गुलाब सिंह की मौत के बाद उसका बेटा रंजीत सिंह गद्दी पर बैठा। रंजीत सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में गिलगित एजेंसी को भी शामिल कर लिया। 1935 में महाराजा हरी सिंह ने 60 साल की लीज पर अंग्रेज़ों को गिलगित एजेंसी दे दी, मगर पार्टीशन के वक्त गिलगित एजेंसी दोबारा जम्मू एंड कश्मीर की प्रिंसली स्टेट का पार्ट बन गई। यानी कि पार्टीशन के वक्त गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक ही प्रिंसली स्टेट का पार्ट थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुका था। ब्रिटिश के लिए अपनी कॉलोनीज की हिफाजत करना और उनको सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इसके अलावा इन कॉलोनीज के अंदर लोग पहले से ज़्यादा तेज़ी से इंडिपेंडेंस के लिए जदोजहद कर रहे थे। ऐसी सूरत में ब्रिटिश के पास एक ही रास्ता था कि इन कॉलोनीज़ को खुद ही से आज़ादी दे दे, नहीं तो अगर इधर बगावत होती तो ब्रिटिश पहले जितना ताकतवर नहीं रहा था कि इन बगावतों को कुचल सकता। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली अनाउंस करते हैं कि जून 1948 से पहले इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के एक महीने बाद 22 मार्च 1947 को इंडिया के आखिरी वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली में लैंड करते हैं। इंडिया की कम्युनल सिचुएशन को देखकर माउंटबेटन को कुछ ही अरसे में एहसास हो जाता है कि पार्टीशन के अलावा इंडिया के मसलों का कोई दूसरा हल नहीं है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडियन लीडर्स के सामने एक प्लान रखा। इस प्लान को माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान का नाम दिया गया। इस प्लान के तहत ब्रिटिश इंडिया को 2 डोमिनियन पाकिस्तान और इंडिया में तकसीम करने का प्रपोजल दिया गया। सेकेंडली, ब्रिटिश इंडिया में जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास इख्तियार होगा कि वो किसी भी डोमिनियन को चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बाउंड्री कमीशन सेट किया जाएगा जो पंजाब और बंगाल के प्रोविंसेस को मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में डिवाइड करेंगे। इंडियन लीडर्स ने कुछ हिचकिचाहट के बाद इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ ही माउंटबेटन ने इंडिया की इंडिपेंडेंस डेट रिवाइज करके 15 अगस्त 1947 रख दी। पंजाब और बंगाल की बाउंड्री कमीशन का हेड सर साइरल रेडक्लिफ को बनाया। इसी वजह से इस कमीशन को रेडक्लिफ कमीशन का नाम भी दिया गया। रेडक्लिफ आज से पहले कभी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आए थे, ना ही वो इंडिया की डेमोग्राफी और जियोग्राफी से वाकिफ थे। 8 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने अपनी प्रोविजनल रिपोर्ट या इब्तदाई रिपोर्ट वॉइस रॉय को सबमिट कराई। रेडक्लिफ की इस प्रोविजनल रिपोर्ट में बाकी सब कुछ तो ठीक था, मगर हैरत अंगेज तौर पर गुरदासपुर की 3 ईस्टर्न तहसील, जिसमें से 2 मुस्लिम मेजॉरिटी और एक हिंदू मेजॉरिटी तहसील थी, तीनों ही इंडियन पंजाब का हिस्सा दिखाई गई थी। गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट न सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था बल्कि पाकिस्तानी पंजाब के बाकी इलाके के साथ जुड़ा हुआ भी था। इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो नेशनल बाउंड्री थी उसमें गुरदासपुर मुस्लिम अक्सरियत इलाका और पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा दिखाया गया था। इस रिपोर्ट में गुरदासपुर अवार्ड के अलावा फेरोजपुर और जायरा की तहसील, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी तहसील थी मगर हिंदू मेजॉरिटी फेरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थी, ये दोनों ही तहसीलें पाकिस्तानी पंजाब का पार्ट दिखाई गई थीं। इंडिया को गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट अवार्ड करना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। इस अवार्ड की वजह से रेडक्लिफ कमीशन की इंडिपेंडेंस भी कंट्रोवर्शियल हो गई थी। मगर इस सारी स्टोरी में एक ट्विस्ट और भी था। रेडक्लिफ कमीशन की प्रोविजनल रिपोर्ट जब पंडित नेहरू के पास पहुंची तो उन्होंने इंडियन इरिगेशन कमीशन के चेयरमैन एन खोसला का एक खत लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। इस खत में खोसला लिखते हैं कि इंडियन कैनाल सिस्टम के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि फिरोजपुर, जायरा और गुरदासपुर का इलाका इंडिया का पार्ट।
12 अगस्त को रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट वाइस रॉय को सबमिट करवाई। इस रिपोर्ट में न सिर्फ गुरदासपुर का इलाका बल्कि फिरोजपुर और जायरा की तहसील इंडियन पंजाब का हिस्सा बना दी गई। इस सारी डेवलपमेंट से ये अंदाज़ा तो हो गया था कि रेड क्लिफ कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं था। कहीं ना कहीं इस कमीशन की वर्किंग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो रही थी। मगर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की ऐसी क्या अहमियत थी कि उसके पीछे ये सारी पॉलिटिक्स हो रही थी, और कश्मीर के सारे तनाज़े से गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का क्या ताल्लुक था? असल में इंडिया और कश्मीर को कनेक्ट करने वाली वाहिद रोड गुरदासपुर की तहसील पठानकोट से गुजरती थी। इस रोड के अलावा इंडिया के लिए कश्मीर को एक्सेस करने का और कोई रास्ता नहीं था। गुरदासपुर का इलाका अगर पाकिस्तान को अवॉर्ड कर दिया जाता, जो कि करना भी चाहिए था, तो कश्मीर का इंडिया का हिस्सा बनना तकरीबन नामुमकिन हो जाना था। क्योंकि कश्मीर की प्रिंसली स्टेट न सिर्फ मुस्लिम अक्सरियत स्टेट थी, बल्कि कश्मीर को कनेक्ट करने वाले सारे रास्ते पाकिस्तान के थ्रू ही जाते थे। तो ये बात तो ऑब्वियस थी कि गुरदासपुर पाकिस्तान को अवॉर्ड करने की सूरत में कश्मीर ने पाकिस्तान का हिस्सा ही बनना था। मगर इंडियन लीडरशिप ये नहीं चाहती थी कि कश्मीर की स्टेट पाकिस्तान का हिस्सा बने। इंडिया के लिए जम्मू और कश्मीर की स्टेट बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि शुरू ही से अंग्रेज़ों के लिए भी गिलगित एजेंसी और लद्दाख स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अंग्रेज़ इन इलाकों को नॉर्दर्न फ्रंटियर कहा करते थे, और ये इलाके अंग्रेज़ों के लिए सोवियत इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक बैरियर का रोल अदा करते थे। इंडियन लीडरशिप का ये मानना था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद इन फ्रंटियर की हिफाजत पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया का हक है। आखिर में माउंटबेटन का एटीट्यूड भी यही शो कर रहा था कि अगर कश्मीर की स्टेट इंडिया का हिस्सा बने तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और यही वजह थी कि गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट इंडिया को अवॉर्ड किया गया, ताकि इंडिया के लिए कश्मीर को एक्सीड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। इस बात का इजहार माउंटबेटन ने 4 अगस्त को भोपाल के नवाब और इंदौर के महाराजा के सामने किया कि जम्मू और कश्मीर की स्टेट जियोग्राफिकली ऐसी जगह पे है कि ये पाकिस्तान या इंडिया किसी भी डोमेनियन को ज्वाइन कर सकती है अगर गुरदासपुर के 3 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट इंडियन पंजाब में शामिल कर दिए जाएं। ऐसी सूरत में जम्मू और कश्मीर के महाराजा के सामने दोनों ऑप्शन होंगे कि या तो वो पाकिस्तान से एक्सीड कर ले या इंडिया से। मगर शायद माउंटबेटन उस वक्त ये नहीं जानते थे कि ये फैसला कल को कितने बड़े डिस्प्यूट की वजह बन जाएगा। 12 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने इंडिया और पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रपोजल भेजा। पाकिस्तान ने इसे एक्सेप्ट किया, जबकि इंडिया ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंस के बाद जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, जो कि पाकिस्तानी पंजाब के साथ अटैच थे, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी। पूंछ डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान, जो कि कुदरती तौर पर लड़ाके और असले से लेस थे, उनके और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट फोर्सेस के दरमियान क्लैशेस बढ़ना शुरू हो गए, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज़ भी हो रही थीं। सितंबर के शुरू में मीरपुर और मुजफ्फराबाद के हालात भी बिगड़ना शुरू हो गए थे। महाराजा का जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न इलाकों पर होल्ड कमज़ोर पड़ता जा रहा था। इस सारी सूरत हाल में महाराजा इंडिया से मदद भी नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि इस मदद की अल्टीमेटली कीमत इंडिया से एक्सेशन थी, और महाराजा पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही के साथ एक्सीड नहीं करना चाहता था, क्योंकि दोनों ही सूरतों में उसका राज ख़त्म हो जाना था। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि महाराजा हरी सिंह को इंडिया की मदद लेनी ही पड़ गई। डोमेल और मुजफ्फराबाद का इलाका, जो कि पंजाब और कश्मीर के बॉर्डर पर मौजूद था, इस इलाके से एक नहायत ही अहम रोड गुजरती थी। ये रोड जेहलम और श्रीनगर को आपस में कनेक्ट करती थी। इस रोड की हिफाजत फोर्ट जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री बटालियन कर रही थी। इस बटालियन के आधे सिपाही डोगरा हिंदू, जबकि बाकी आधे सिपाही पूंछ मुस्लिम्स थे। 22 अक्टूबर की रात को बटालियन के मुस्लिम सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने न सिर्फ बटालियन के बाकी सिपाहियों को कत्ल कर दिया, बल्कि इस वाइटल रोड पर काबिज भी हो गए। पूंछ के रेबल्स के लिए श्रीनगर की रोड बिल्कुल ओपन थी, मगर उनके पास कोई आर्मर्ड व्हीकल नहीं थी जिसके जरिए वो श्रीनगर पहुंच पाते। अगर उस वक्त पूंछ के रेबल्स के पास आर्मर्ड व्हीकल्स होती तो वो 22 अक्टूबर की शाम को ही श्रीनगर होते, और अगर ये रेबल श्रीनगर की वाइटल एयरफील्ड पर कब्जा कर लेते तो कश्मीर की सिचुएशन बिल्कुल ही बदल जानी थी, क्योंकि इस एयरफील्ड के बगैर इंडिया के लिए कश्मीर में एकदम से अपनी फोर्सेस भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाता, और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट का पलड़ा पाकिस्तान की तरफ झुक जाना था। महाराजा को अगले दिन जब सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो इसने फौरन ही इंडिया से मदद तलब की। इंडिया ने इस मदद के बदले में महाराजा से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की एक्सेशन डिमांड की। जम्मू एंड कश्मीर के वजीर आजम महाजान ने नेहरू को कहा कि अगर इंडिया फौरन अपनी फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में भेजता है तो महाराजा इंडिया से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेगा।
جواہر لال نہرو نے مہاجان کی یہ بات مان لی۔ 27 اکتوبر کو مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا سے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھی سائن کر دیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ کی ایکسیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایک خط بھی اس کے ساتھ لکھا کہ کشمیر میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوتے ہی اسٹیٹ کی ایکسیشن کا مسئلہ لوگوں کی مرضی سے حل کیا جائے گا۔ دوسری طرف پونچھ کے ریبلز نے اپنے قبضے میں کیے گئے علاقوں میں مہاراجہ سے آزادی کا اعلان بھی کر دیا اور ان علاقوں کو آزاد کشمیر کا نام دیا۔ 27 اکتوبر کو انڈین فورسز نے سری نگر ایئر فیلڈ پر اترنا شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں میں 35,000 انڈین فوجی کشمیر میں تعینات ہو چکے تھے۔ دوسری طرف محمد علی جناح نے پاکستانی فوج کے برٹش کمانڈر کو حکم دیا کہ پاکستانی فورسز کو کشمیر میں بھیجا جائے، تو اس نے منع کر دیا کہ اس طرح برٹش کی دو ڈومینین میں جنگ چھڑ جائے گی اور یہ ممکن نہیں۔ 1947 کے آخری مہینوں میں انڈین فوج نے سری نگر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جبکہ دوسری طرف گلگت اسکاؤٹس نے گلگت ایجنسی پر قبضہ کر کے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کا اعلان کر دیا۔ مئی 1948 میں جب انڈین فوجیں تیزی سے پونچھ کی طرف بڑھ رہی تھیں تو پاکستانی فورسز کے برٹش کمانڈر جنرل گریسی نے پاکستانی فوجوں کو کشمیر میں اترنے کی اجازت دے دی۔ پاکستانی فوجوں کے آتے ہی انڈین فوجوں کو پونچھ کے علاقے کے قریب ہی رکنا پڑا۔ دوسری طرف کشمیر کے نارتھ ایسٹ علاقوں میں پاکستان اور انڈین فوجوں کے درمیان تاریخ ساز معرکہ ہوا۔ شروع میں پاکستان نے کارگل پر قبضہ کر لیا اور لیہ سے سری نگر جانے والی ایک نہایت ہی اہم روڈ پر بھی قابض ہو گئے، مگر پھر انڈیا کے شدید حملوں کی وجہ سے پاکستانی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ پاکستانی فوج لداخ کے کسی اور مقام پر بھی اپنے قدم نہ جما سکی۔ کارگل سے گزرنے والی یہ روڈ نہایت ہی اہم تھی کیونکہ یہ سری نگر اور لیہ کو کنیکٹ کرنے والی ایک واحد روڈ تھی۔ اگر اس وقت پاکستانی فوج اس علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھ سکتے تو انڈیا کے ہاتھ سے پورا لداخ نکل جانا تھا۔ اس کے علاوہ 1948 کے آخر میں انڈیا نے پونچھ شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ یونائٹڈ نیشن کی کشمیر کے مسئلے میں کئی دفعہ انٹرونشن کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان 1 جنوری 1949 کو سیز فائر ہو گیا اور سیز فائر لائن بھی ڈیفائن کر لی گئی جس کو لائن آف کنٹرول کا نام دیا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ پاکستان کے کنٹرول میں گلگت، بلتستان اور جموں اینڈ کشمیر کا کچھ علاقہ تھا، جبکہ انڈیا کے کنٹرول میں لداخ اور جموں اینڈ کشمیر کا میجورٹی حصہ تھا۔ جنگ کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں بھی چل رہا تھا۔ انڈیا نے سب سے پہلے 1 جنوری کو یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ انڈیا کا موقف تھا کہ یونائٹڈ نیشن پاکستان کو ایز این ایگریسر کنڈیم کرے اور کشمیر میں دخل اندازی سے پاکستان کو روکا بھی جائے۔ پاکستان کے فارن منسٹر نے یونائٹڈ نیشن میں آرگیو کیا کہ انڈیا جموں اینڈ کشمیر کی ایکسیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنا علاقہ مانتا ہے، جبکہ جموں اینڈ کشمیر کی اکثریت مسلمان ہے۔ جبکہ دوسری طرف جونا گڑھ کی ریاست جس نے پاکستان سے ایکسیڈ کر لیا ہے اس پر انڈیا نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے۔ جونا گڑھ اور کشمیر کی ریاست ایک دوسرے کے مرر امیجز تھے۔ جہاں کشمیر میں اکثریت مسلمان تھے اور مہاراجہ ہندو، وہیں جونا گڑھ میں اکثریت ہندو اور مہاراجہ مسلمان تھا۔ کشمیر کے مہاراجہ نے انڈیا سے ایکسیڈ کر لیا جبکہ جونا گڑھ کے مہاراجہ نے پاکستان سے ایکسیشن کیا ہوا تھا، مگر انڈیا نے جونا گڑھ پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ جونا گڑھ کے مہاراجہ نے لوگوں کی مرضی کے خلاف ایکسیشن کیا ہے، جبکہ جموں اینڈ کشمیر کی ایکسیشن سے متعلق انڈیا کا موقف بالکل بدل گیا تھا۔ اس ساری صورتحال سے انڈیا کا جموں اینڈ کشمیر کی ایکسیشن کی ویلیڈیٹی کمزور پڑ گئی تھی۔ یونائٹڈ نیشن نے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جس کو یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کا نام دیا گیا۔ UNCIP نے کشمیر کے اندر پلیبیسائٹ کروانے کی بارہا کوشش کی، مگر اس پلیبیسائٹ کے طریقہ کار پر کبھی پاکستان کو اعتراض ہوتا تو کبھی انڈیا کو۔ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ہی کی فوجیں کشمیر سے پوری طرح وڈرا کریں اور کشمیر میں یونائٹڈ نیشن کی سپرویژن میں ایک انڈیپینڈنٹ پلیبیسائٹ اتھارٹی قائم کی جائے جو کہ پلیبیسائٹ کنڈکٹ کروائے، جبکہ انڈیا کا موقف یہ تھا کہ پاکستانی فورسز پوری طرح کشمیر سے وڈرا کریں اور انڈیا کشمیر میں پلیبیسائٹ کنڈکٹ کروائے گا۔ دونوں ہی ملکوں کے درمیان پلیبیسائٹ کے اوپر کبھی بھی اتفاق نہیں ہو پایا۔ 1947 سے لے کر اب تک کشمیر کا تنازعہ جوں کا توں ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان فاصلے اب اتنا بڑھ چکے ہیں کہ دونوں ملک بیٹھ کر اس مسئلے کے حل کے لیے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کشمیر کے سارے تنازع میں سب سے زیادہ سفر کرنے والے لوگ کشمیری ہیں، جن کا وطن نہ صرف 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا بلکہ ان کی آواز بننے کو بھی کوئی تیار نہیں۔ دوستو، آپ لوگوں کی کشمیر کے اس تنازع سے متعلق کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔